चलिए मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही रोचक कथा है। रतन ने सरदार से कहा, मेरी राय यह है कि कुछ समय के लिए हम लोग शांत हो जाएं। सरदार ने कहा, यही ठीक है। अच्छा, आओ बैठक में चलें। इतना कहकर उसने ताली बजाई और एक आदमी वहां आया। सरदार ने उसे पहरे पर नियुक्त कर दिया और रतन को लेकर एक और चला गया और पहरेदार घूम घूम कर वहां पहरा देने लगा। मन ही मन खौलता हुआ शक्ति सिंह बड़बड़ाया, रघुवर सिंह, अब मुझे तुम्हारा रहस्य मालूम हुआ। खैर, कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारी खबर भली भांति लूंगा। शक्ति सिंह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। ज्यों ही पहरेदार उस पेड़ के नीचे आया, वह उस पर कूद पड़ा और आनन फानन में पहरेदार को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसके कपड़े स्वयं पहन लिए। उसके मुंह तथा हाथ पैर को मजबूती से बांधकर उसे पास वाले एक पेड़ से बांध दिया और अपने आप उसी ओर चल पड़ा जिधर सरदार और रतन गए थे। सरदार रतन सिंह को लेकर अपने कमरे में आया और एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। वहां उन दोनों में बातचीत आरंभ हुई। सरदार ने कहा, रतन सिंह, मामला बड़ा बेढब हो गया है। यदि वह कैदी यहां से किसी प्रकार बाहर निकल गया तो सारा भांडा फूट जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। रतन सिंह ने कहा, हुजूर, जहां तक मैं समझता हूं कि वह कैदी निकल गया है, क्योंकि उसे भागे हुए आज 2 दिन हो गए। चारों ओर बहुत खोजा गया मगर कहीं भी पता नहीं लगा। सरदार ने कहा, फिर तो बड़ी आफत हुई। रतन ने कहा, मेरी राय है कि फिलहाल अपना काम रोक दिया जाए और साहब अली को इसकी खबर दे दी जाए। रतन की बात सुनकर सरदार कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारा कहना ठीक है। मैं अभी ना साहब अली को पत्र लिखता हूं। पत्र लिखकर सरदार ने पुकारा, कौन है बाहर? मोहन सिंह। मोहन सिंह। मोहन सिंह, जो बाहर खड़ा था, तुरंत रतन के सामने आ पहुंचा और उसके कहे अनुसार साहब अली के लिए पत्र लेकर रवाना हो गया। मोहन सिंह और कोई नहीं, स्वयं शक्ति सिंह ही था। पहरेदार को बांधकर उसका नकाब पहनकर बाईं ओर चल पड़ा और भटकते भटकते जहां रतन और सरदार बातचीत कर रहे थे वहां पहुंचा। वहां के पहरेदार की भी वही दशा कर दी थी जो पहले वाले पहरेदार की हुई थी। उसके बाद कमरे के बाहर आकर रतन और सरदार की बातचीत सुनी थी। जिस समय रतन ने मोहन सिंह को बुलाया था, शक्ति सिंह मोहन सिंह का रूप बनाकर रतन के पास आया और उसकी आज्ञा का पालन किया। पत्र लेकर शक्ति सिंह बाहर आया और सोचने लगा, यह साहब अली कौन है? अच्छा, पहले यहां से बाहर तो निकलो, फिर देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वह मैदान में आया और गुफा के मुहाने तक जा पहुंचा। वहां 2 नकाब पोश बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या है? शक्ति सिंह ने कहा, साहब अली के पास पत्र ले जाना है। नकाब पोश ने कहा, ओह, तो तुम मोहन सिंह हो। शक्ति सिंह ने कहा, क्या कहूं भाई, सरदार जी का हुक्म बजाते बजाते तो मैं थक गया। नकाब पोश ने कहा, भाई, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिवा साहब अली को कोई दूसरा जानता भी तो नहीं है। जाओ जल्दी, क्योंकि तुम्हें एक लंबा सफर तय करना है। शक्ति सिंह भी अपने भाग्य की सराहना करते हुए गुफा में घुस गया। आधे घंटे का रास्ता तय करके शक्ति सिंह बाहर आया और एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर चारों तरफ देखने लगा। इस समय आकाश में चंद्रमा तारागण के साथ सुशोभित हो रहा था। उस प्रकाश से इस छोटी सी पहाड़ी की शोभा अद्भुत हो रही थी। बेचारा शक्ति सिंह एक चट्टान पर बैठकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था।
इस समय उस पर घबराहट हावी हो गई। एक तो वह भूखा था और परेशान भी हो गया था। उसने सोचा था यहां से निकलते ही अपने रास्ते पर पहुंच जाऊंगा, परंतु इस मैदान में आते ही उसके विचार बदल गए। सामने की ओर भयानक जंगल था और तीन तरफ विशाल पर्वत रास्ता रोके हुए थे। रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो कुछ करना ही है, ऐसा सोचता हुआ शक्ति सिंह उस चट्टान से उठकर जंगली पेड़ों को हटाते हुए आगे बढ़ा। अचानक वह रुक गया। सामने एक भयंकर विषधर सर्प सड़क मार्ग रोके खड़ा था। शक्ति सिंह उसे देखते ही पीछे हटा और फिर उसी चट्टान पर जा पहुंचा। यह तो गनीमत रही कि सर्प का मुंह शक्ति सिंह की ओर नहीं था। उसने शक्ति सिंह को अपने सामने नहीं देखा, नहीं तो वह वहीं समाप्त हो गया होता। चट्टान पर बैठकर शक्ति सिंह चारों तरफ देखने लगा कि कोई और रास्ता मालूम पड़े। अब तो भगवान ही मालिक है, इतना कहकर वह चट्टान से उठा और बाईं ओर चल पड़ा। इधर भी घना जंगल था, मगर शक्ति सिंह ने निश्चय कर लिया कि अब पीछे नहीं लौटूंगा, चाहे जो भी हो। इस प्रकार अपने हृदय को मजबूत कर वह पेड़ों को हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। आधा घंटा परिश्रम करने के बाद उसे एक रास्ता दिखाई पड़ा और वह उसी मार्ग पर चलने लग गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक अच्छे रास्ते पर पहुंचा। वहां से उसे ऊपर की भूमि दिखाई पड़ने लगी। उसका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। जंगल को पार कर शक्ति सिंह उस स्थान पर पहुंचा जहां से वह पकड़ा गया था। वहां पहुंचकर वह बैठ गया। आधी रात का समय हो गया था। थोड़े समय तक आराम करने के बाद शक्ति सिंह उठा और पूर्व की ओर चल पड़ा। प्रातः काल का समय है। सूर्य की किरणों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर लिया है। सभी लोग दिन के कार्यों में संलग्न हैं, परंतु एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं है। इतना दिन चढ़ आया है, फिर भी वह युवक एक पेड़ के नीचे पड़ा है। लगता है कि 2-4 दिन मार्ग चलने के कारण थक गया है। वह और कोई नहीं, शक्ति सिंह है। धीरे धीरे दिन चढ़ता गया। सूर्य की किरणों में उष्णता आने लगी और धूप में शक्ति सिंह पसीने से नहा गया। तो वह उठा और आश्चर्य प्रकट किया। ओह, इतना दिन चढ़ाया है। इतना कहकर वह उठा और जल की खोज में चला। लगभग 1 मील चलने के बाद उसे एक तालाब मिला। घाट पर पहुंचकर उसने कपड़े उतारे, नहाया और फिर चादर पर बैठ गया। इसी समय 2 व्यक्ति वहां से निकले। उनमें से एक गा रहा था। शक्ति सिंह के पास पहुंचने पर उनके गाने ने शक्ति सिंह की विचार श्रृंखला को भंग किया। शक्ति सिंह ने उन दोनों को देखा और मन में सोचा, इनसे मुझे मदद मिल सकती है। उनके पास पहुंचकर उसने पूछा, क्यों भाई, कहां जा रहे हो? दोनों खड़े हो गए और देखने लगे। शक्ति सिंह ने उनसे कहा, भाई, मैं मुसाफिर हूं और रास्ता भूल गया हूं। पहले पथिक ने कहा, कहां जाना चाहते हो? शक्ति सिंह ने कहा, भाई, मैं मौर्यपुर जाना चाहता हूं। दूसरे पथिक ने कहा, तुम्हारे वहां जाने में 3 दिन लग जाएंगे। शक्ति सिंह ने पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? पहले पथिक ने कहा, हम लोग मौर्यपुर ही जा रहे हैं। दूसरे पथिक ने कहा, हमारे साथ चलो। शक्ति सिंह ने कहा, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं होगी? पहले पथिक ने कहा, वाह, तकलीफ किस बात की? 2 से 3 हो जाएंगे, हमारा नुकसान ही क्या है। दूसरा पथिक बोला, ठीक है, आओ हमारे साथ। इस प्रकार बात हो जाने पर तीनों आगे बढ़े। रास्ते में अनेक प्रकार की बातचीत करते हुए यह लोग 2 घंटे में एक सराय में पहुंचे। शक्ति सिंह ने अपने मधुर संभाषण से दोनों पथिकों को अपने वश में कर लिया था। यहां तक कि बगैर शक्ति सिंह के दोनों को चैन नहीं मिलता था।
सराय में पहुंचकर वे एक मकान में गए और आंगन में जाकर जोर से पुकारा। थोड़ी देर में लकड़ी के सहारे चलती हुई एक बुढ़िया आई और उसने कहा, कौन हो तुम लोग, कौन हो? ऊपर चलो। इतना कहकर बुढ़िया सीढ़ी चढ़ने लगी। तीनों युवक भी उसके पीछे पीछे ऊपर जा पहुंचे। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया शक्ति सिंह की तरफ इशारा करके बोली, और यह कौन है? मुसाफिर है, नौकरी के लिए मौर्यपुर जाना चाहता था, मगर इसे रास्ता मालूम नहीं था। हम लोगों को वहीं जाना था, इसलिए इस व्यक्ति को भी साथ ले लिया। भाई, आदमी बड़ा लायक है, बुढ़िया ने शक्ति सिंह की ओर देखते हुए कहा। भगवान बेचारे की मनोकामना पूरी करे। उसके बाद तीनों को एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया और लौट गई। बुढ़िया सराय की मालकिन थी। भोजन से निपटकर तीनों अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे और सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल का भाड़ा चुकाया और तीनों ने मौर्यपुर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार सराय से तीनों 2 दिन बाद मौर्यपुर में पहुंचे। थोड़ी दूर से पथिक ने उंगली का इशारा करते हुए शक्ति सिंह से कहा, हम लोग पहुंच गए भाई। देखो, यह हमारे महाराज का भवन है और उसके बाईं ओर मंत्री का महल है। शक्ति सिंह ने भली भांति दोनों महलों को देखा, फिर कहा, यह नगर तो बड़ा भारी मालूम होता है। बाहर की कैसी शोभा है, आज तक मैंने ऐसा नगर नहीं देखा। दूसरे पथिक ने कहा, अब हम लोग जा रहे हैं, तुम महाराज से भेंट करना चाहते हो ना, तो जाओ इधर से, देखो सीधे चले जाना। शक्ति सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात राम राम जय गोपाल के बाद पथिक ने अपने घर का रास्ता नापा और शक्ति सिंह एक तरफ चल दिया। अब हम शक्ति सिंह को छोड़कर मित्रों पहाड़ी पर चलते हैं। शक्ति सिंह रतन से साहब अली के नाम का पत्र लेकर उस विकट पहाड़ी से चला गया। धीरे धीरे 4 घंटे पूरे हुए और दूसरा पहरेदार सरदार के कमरे के पास पहरा देने आया। उसने वहां आकर चारों तरफ देखा तो फिर जोर से मोहन सिंह कहकर पुकारने लगा। बेचारे पहरेदार को क्या मालूम कि उसका मोहन सिंह एक पेड़ से बंधा है। अंत में वह सरदार के पास पहुंचा। वहां से ज्ञात हुआ कि मोहन सिंह किसी काम के लिए बाहर गया है। इधर मोहन सिंह, जो कि पेड़ से बंधा था, किसी प्रकार अपने को छुड़ाकर सीधा सरदार के पास पहुंचा। उस समय सरदार एक आराम कुर्सी पर बैठा था। उसके हृदय में कोई भयानक तूफान उठा था। मोहन ने पहुंचकर आदर से सरदार को सलाम किया। इस समय मोहन का मुख नकाब से नहीं ढका था। सरदार ने सलाम का जवाब देकर पूछा, काम कर आए? मोहन ने कहा, काम? कौन सा काम सरकार? मैं तो कब से बंधा पड़ा था, बड़ी मुश्किल से अभी अपने को छुड़ाकर आया हूं। आप क्या कह रहे हैं? मालूम होता है कि मेरी सूरत बनाकर कोई आपको धोखा दे गया। सरदार घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या कहा? मोहन सिंह, तुम बंधे पड़े थे, कैसे? मोहन सिंह ने कहा, हाँ। इतना कहकर उसने शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा सरदार को कह सुनाया। इस विकट खबर को सुनकर सरदार ने कहा, जाओ रतन सिंह को तुरंत बुला लाओ। मोहन सिंह चला गया और थोड़ी देर में रतन को साथ लेकर सरदार के पास आ पहुंचा। सरदार ने रतन से सारा हाल कह सुनाया। इतने में उस वट वृक्ष के पास का पहरेदार भी आ पहुंचा और उसने भी अपना सारा हाल सुनाया। उसके समाचार में एक विशेषता थी। उसने कहा, मैं ठीक ठीक कहता हूं कि वह नंबर 8 का ही कैदी था। मैंने अच्छी तरह उसकी सूरत देखी थी। अब तो सरदार और रतन के होश उड़ गए। वे एक दूसरे का मुख ताकने लगे। थोड़ी देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ की भांति खड़े रहने के बाद सरदार सिर पकड़कर बैठ गया और दोनों पहरेदारों से बोला, जाओ तुम लोग अपना काम करो।
इसके बाद उसने रतन से कहा, मामला बेडब हो गया है। मालूम होता है कि वह मोहन सिंह बनकर साहब अली के नाम की चिट्ठी ले गया। अब उसी के हाथ में हमारे प्राण हैं। रतन सिंह, बोलो, क्या करना चाहिए? रतन ने कहा, हुजूर, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरदार ने कहा, आखिर कोई युक्ति तो बताओ। रतन ने कहा, इसके सिवाय कुछ नहीं कि हम लोग इस काम को छोड़कर चुपचाप हो जाएं। सरदार ने फिर कहा, यह तो ठीक है, परंतु रतन सिंह, तुम्हें ख्याल है कि क्या हम लोग उससे बच सकते हैं? जब वह वहां उस वट वृक्ष पर बैठा था तो क्या उसने मुझे पहचाना नहीं होगा? रतन ने कहा, ठीक है, मगर उपाय क्या होगा इसका? रतन ने कहा, ठीक है, मगर उपाय क्या होगा इसका? सरदार ने कहा, तुम इसी समय नगर में जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है। मैं तुम्हें वहां सौदागर के यहां मिलूंगा। रतन ने कहा, बहुत अच्छा, मगर यहाँ का क्या इंतजाम होगा? सरदार ने कहा, सबको सूचना दे दो कि शाम होते होते यहाँ कोई नहीं रहेगा। सब आपातकालीन निर्धारित जगह पर चले जाएं। चंपा रानी और कमला को तो तुम अपने साथ ही लेते जाओ। मैं यहाँ का रहा सहा बंदोबस्त करके आता हूं। इतना कहकर वह उठा और भवन की ओर अग्रसर हुआ। इधर रतन ने बिगुल बजाया। बिगुल बजते ही 200 नकाबपोश वहां उपस्थित हुए। रतन ने उनसे सरदार की आज्ञा कह सुनाई, जिसे सुनते ही वे लोग चले गए और थोड़ी देर में अपना अपना सामान लेकर एक एक करके पहाड़ी से जाने लगे। धीरे धीरे संध्या हो चली। थोड़ी देर पहले जहां सुंदरियों के मधुर आभूषणों की झनकार सुनाई पड़ती थी, वहां इस समय भयंकर हिंसक जंतु चित्कार कर रहे थे। सरदार पहाड़ी का पूरा पूरा बंदोबस्त कर साहब अली के पास जा पहुंचा और उसे सब समाचार कह सुनाया। साहब अली इस घटना को सुनकर घबरा गया। उसके मुख से घबराहट भरी आवाज निकली, रघुवर, बस अब कुशल इसी में है कि हम लोग एक दूसरे नगर में चले जाएं, नहीं तो प्राण दंड ही समझो। साहब अली को इस प्रकार घबराया हुआ देखकर पुराना खुर्राट सरदार, जिसने ना मालूम कितनों को तलवार से मौत के घाट उतारा था, जिसका हृदय पत्थर की तरह मजबूत था, जो अपने प्राणों को कुछ समझता ही ना था, वह भी एक बार की कांप उठा। मगर थोड़े ही समय में अपने आप को संभाल कर उसने साहब अली से कहा, रतन को आने दो, फिर विचार करेंगे। थोड़ी देर में रतन वहां आया। उसे देखते ही सरदार ने कहा, क्या खबर लाए हो? रतन ने कहा, मैंने उसे बहुत खोजा, यहां तक कि सारे महल में उसे ढूंढ आया, मगर उसका कहीं भी पता न लगा। आखिरकार जब मैं लौट कर आ रहा था कि इतने में भागीरथी से भेंट हुई और उससे पता लगा। उसने यह भी कहा कि इस बात की खबर सिवाय 3 मनुष्यों के और किसी को नहीं। सरदार ने कहा, क्या बात है? रतन ने सरदार के कान में कुछ देर तक ना मालूम क्या कहा, जिससे सरदार आंखें फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। साहब अली दोनों का मुख ताकने लगा। इसके बाद रतन ने साहब अली के कान में भी कुछ कहा। रतन की बात सुनकर साहब अली ने सरदार तथा रतन को अपने खास कमरे की ओर आने का संकेत किया। बड़ी रात तक साहब अली, सरदार और रतन, इनमें धीरे धीरे बातें हुई जो सुनने से बाहर थी। हाँ, इतना जरूर सुनाई पड़ा, बस ठीक है, अब इधर से बचा तो उधर से मारा जाऊंगा, परंतु यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। यह शब्द किसके थे हम यहां नहीं बता सकते। इसके बाद कुछ देर तक तीनों में कानाफूसी हुई और सब बाहर आए। इस समय तीनों के चेहरे दुखी नहीं बल्कि खिले हुए थे। सरदार ने साहब अली से हाथ मिलाते हुए कहा, अब हम लोग चलते हैं।
इतना कहकर दोनों चले गए और साहब अली अंदर चला गया। महाराज मोरेश्वर अपने अंतःपुर में बैठे थे। सामने उनकी रानी पद्मावती बैठी है। राजा को संबोधित करते हुए रानी ने कहा, अब सत्या विवाह के योग्य हो गई है, शीघ्र उसका विवाह कर देना चाहिए। महाराज ने कहा, प्रिय, मुझे इसकी चिंता पहले से ही है। मैंने इसके योग्य अनेक घर वर देखे, परंतु कोई पसंद नहीं आया। रानी ने कहा, परंतु विवाह शीघ्र कर देना उचित है। महाराज ने कहा, योग्य वर मिलने पर। रानी ने कहा, कुमार चंद्रगुप्त तो सत्या के लिए सब प्रकार से योग्य है। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर क्या करूं? तुम्हारी पुत्री उसे पसंद नहीं करती। रानी ने कहा, पुत्री की क्या इच्छा? माता पिता जिसे सौंप दें, कन्या का धर्म है कि उसे ही अपना पति समझे और उसकी आज्ञा का पालन करे। महाराज ने कहा, प्रिय, तुम भूल रही हो, कन्या स्वयं अपना पति चुने तो उसका कल्याण है, क्योंकि जन्म भर उसे पति के साथ रहना है। पूर्व काल में इसलिए स्वयंवर होता था, जिसका फल यह होता था कि दाम्पत्य जीवन भर सुख से व्यतीत होता था। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।